देश के सबसे बड़े नक्सली ने आज हथियार डाल दिया है। नक्सलवाद के ताबूत पे आज सबसे बड़ा कील ठोका गया है, जिससे नक्सलियों के रीढ़ की हड्डी टूट गई है। नक्सल संगठन को आज इतना बड़ा झटका लगा है कि शायद ही अब नक्सल संगठन दोबारा कभी खड़ा हो सके। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में, जो कि देश का सबसे संवेदनशील जिला था, वहां पर नक्सलियों के पोलित ब्यूरो मेंबर रहे, केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता रहे और सीसी मेंबर रहे 3 करोड़ से ज्यादा के इनामी सोनू ने हथियार डाल दिया है। ये वही सोनू जो लगातार पत्र लिख रहा था और ऐसा कहा जा रहा था कि नक्सल संगठन में 2 फाड़ हो गई है। ये सफलता कितनी बड़ी है और सोनू के आत्मसमर्पण करने से नक्सल संगठन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या महाराष्ट्र अब पूरी तरीके से नक्सल मुक्त हो जाएगा? ऐसे तमाम सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, क्योंकि सोनू ने 60 नक्सलियों के साथ आत्मसमर्पण किया है और इस आत्मसमर्पण में बड़ी मात्रा में हथियार आए हैं और ऐसा अकल्पनीय है, क्योंकि पहले कभी इस तरह का समर्पण देखने को नहीं मिला था। और इसीलिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सामने आए और उन्होंने इस तरह का इतना बड़ा आत्मसमर्पण कराया है। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय ठाकुर। संजय भैया, आज बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा समर्पण है कि जिससे नक्सल संगठन कभी उभर नहीं पाएगा और अब ये तय हो चुका है कि मार्च 2026 की जो डेडलाइन है उससे पहले ही नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। आज जो सबसे चर्चा का विषय है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है, जब सोनू ने आत्मसमर्पण किया तो उसकी जो भाव भंगिमाएं थी, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो बहुत अलग तरह का था। उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कह रहा हो नहीं अब तो मैं जिंदा बच जाऊंगा। और साथ में उसकी पत्नी भी थी, तो जो उसकी वो मुस्कान थी, उस मुस्कान की आज बहुत चर्चा है। सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है कि इस मुस्कान के पीछे का राज क्या है? संजय भैया। देखिए सूर्यांश, आज ये पूरा जो समर्पण हुआ है, इसमें सबसे खास बात यही थी कि इस समर्पण को एक प्रतीकात्मक तरीके से पेश करने की कोशिश की गई है, ये स्थापित करने की कोशिश की गई है कि ये अब तक के नक्सल इतिहास का सबसे बड़ा समर्पण है। और वाकई ये सबसे बड़ा समर्पण इसलिए है क्योंकि ऐसा पहली बार है जब नक्सलियों की किसी पोलित ब्यूरो सदस्य ने पुलिस के सामने समर्पण किया है। पोलित ब्यूरो का मतलब क्या होता है, मैं बता देता हूँ। पोलित ब्यूरो का मतलब होता है पॉलिटिकल ब्यूरो, यानी कि राजनीतिक प्रमुख। नक्सली संगठन में 2 विंग है। एक विंग है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, यानी कि वो विंग जो ये तय करती है कि कैसे हमले होंगे, नक्सल संगठन के पास हथियार कैसे आएंगे, वो ज़्यादा ताकतवर कैसे होंगे। दूसरी विंग है पॉलिटिकल विंग, जिसे हम कहते हैं पोलित ब्यूरो, जो तय करती है कि नक्सल संगठन की दशा और दिशा क्या होगी, यानी नक्सल संगठन की आगामी रणनीति क्या होगी, देश विदेश से उसके रिश्ते क्या होंगे, उनके राजनीतिक स्टैंड क्या होंगे। फिलहाल देश में 5 पोलित ब्यूरो हैं। नंबला केशव राव के मारे जाने के बाद उन 5 पोलित ब्यूरो में गणपति के बाद यदि सबसे कोई प्रमुख है तो वो यही वेणुगोपाल राव है। तो जब वेणुगोपाल राव ने समर्पण किया तो इसे देश का सबसे बड़ा नक्सली समर्पण बताया जा रहा है, क्योंकि इसके साथ 60 अन्य नक्सलियों ने भी समर्पण किया है। ये वो नक्सली है जो गढ़चिरौली के उस हिस्से में जिसे हम छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर से लगा हुआ मानते हैं, उस इलाके में नक्सल संगठन सबसे मजबूत था और उसी गढ़चिरौली के सभी लगभग महत्वपूर्ण नक्सलियों ने एक साथ समर्पण कर दिया है। तो वो तस्वीर जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए और ज़्यादा विस्मित करने वाली इसलिए तस्वीर है। मैं लगातार इस तस्वीर को इसलिए देख रहा था, इस पूरे समर्पण की कार्रवाई को देख रहा था, क्योंकि ये वही वेणुगोपाल राव है जिसके एक इंटरव्यू के इंतज़ार में हमने कई दिन बस्तर के जंगलों में बिताए हैं। ना सिर्फ मैंने, बल्कि मेरे साथ यहाँ बस्तर में और इसके अलावा उन सभी देश के अलग अलग हिस्सों में काम करने वाले वो पत्रकार जो कभी ना कभी नक्सल संगठन को कवर करने आए हैं, वो एक न एक बार इस वेणुगोपाल राव से मिलने की कोशिश उन्होंने ज़रूर की है। लेकिन इस नक्सली का कद इतना बड़ा था कि हमें इसके पास जाने की भी इजाज़त नहीं थी। हम जंगलों के अंदर इंतजार करते रहते थे। हमें ये पता होता था कि वेणुगोपाल राव फला जंगल में इस जगह पे मौजूद है, लेकिन उसकी सुरक्षा में तैनात जो 3 से 4 लेयर के लोग होते थे, सिक्योरिटी गार्ड होते थे, वो रोक देते थे और कहते थे कि सोनू दादा आज आप लोगों से नहीं मिलेंगे। सोनू दादा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 2010 में नक्सलियों के उस वक्त के प्रवक्ता आज़ाद के मरने के बाद 15 सालों तक सोनू दादा ने ही नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता के पद को धारित किया। आज जब महाराष्ट्र के सीएम के सामने वो अपने हथियार डाल रहे थे, तो देखिए उस तस्वीर को और अधिक ताकतवर बनाने के लिए सरकार ने, पुलिस ने क्या किया, सरकार ने एक प्रतीक पेश किया। सरकार ने क्या कहा, अपने हथियार आप हमें सौंपिए और हमसे इसके बदले में आप क्या लेंगे, संविधान की किताब लेंगे। तो पहले
सोनू दारा आते हैं, अपने हाथ में वो AK-47 बंदूक जो पकड़ी हुई थी उन्होंने वो सौंपते हैं, सीएम के सामने रखते हैं ज़मीन पर, और इसके बाद उनके हाथ में जाती है संविधान की किताब। इसके बाद वो फिर आते हैं, सीएम से बात करते हैं, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा है कि वो सीएम से बात करते रहते हैं। इसी वक्त उनकी पत्नी तारक्का को बुलाया जाता है। तारक्का जिसने इसी साल की शुरुआत में 1 जनवरी को इसी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने समर्पण किया था, और वो महाराष्ट्र की सबसे बड़ी नक्सली थी। वो आती है, उसके हाथ से, तारक्का के हाथ से अपने पति को वो जो पुष्पगुच्छ है वो भेंट किया जाता है। और इस बीच देखिए उसके चेहरे की मुस्कुराहट के कारण ये है, सोनू दारा इसलिए ज़्यादा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अपनी पत्नी को सालों बाद उन्होंने देखा। वो पत्नी जो महाराष्ट्र के एक हिस्से में सक्रिय थी, सोनू दारा जो अबूझमाड़ के दूसरे हिस्से में सक्रिय था, इनके बीच आमतौर पर मुलाकात नहीं हो पाती थी क्योंकि दोनों ही नक्सल संगठन में बहुत महत्वपूर्ण पदों पे थे। लगभग 10 महीने पहले उसने समर्पण कर दिया था, तो लगातार वो मुख्यधारा में थी। सोनू का उससे किसी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है कि इसी तारक्का ने सोनू को मजबूर किया समर्पण करने के लिए। लगातार उस पर दबाव डाल रही थी, लगातार उसे कह रही थी कि तुम्हें भी मुख्यधारा में वापस आ जाना चाहिए। यही वजह है कि आज तारक्का को भी वहाँ बुलाया गया था, और तारक्का आती है, देवेंद्र फडणवीस दोनों को पुष्पगुच्छ देते हैं और दोनों के चेहरे पे एक मुस्कान आती है। लेकिन तभी सोनू अपनी भाव भंगिमाओं को संभालते हैं। उस बात का उन्हें भान है कि आज जो उन्होंने किया है उसका नक्सल संगठन पे क्या असर पड़ेगा। और मैं एक आपको उसकी मानगी बताता हूँ, क्योंकि आज जब ये समर्पण हुआ सूर्यांश, तो मैं लगातार ये चेक कर रहा था कि जो लोग, क्योंकि खास तौर पे तेलंगाना में एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो नक्सल संगठन को बहुत करीब से जानता है और लगातार हर उसकी गतिविधि पे नज़र रखता है, उस पर लगातार वो कमेंट करता है वहाँ क्या चल रहा है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे पोस्ट नज़र आता है। देखिए, मैंने इनके नाम को ब्लर कर दिया है, ये फेसबुक पे इन्होंने लिखा है। पहले अक्की राजू RK का, क्योंकि कल पुण्यतिथि थी तो उसको उन्होंने वो दिया है, श्रद्धांजलि दी है। इसके और उन्होंने क्या लिखा है, शायद उन्होंने 100 साल के कम्युनिस्ट आंदोलन के इतिहास में सबसे बड़े गद्दार के रूप में इतिहास में अपना स्थान मजबूत कर लिया है। यानी 100 साल का जो कम्युनिस्ट आंदोलन का इतिहास है उसमें सबसे बड़े गद्दार के तौर पे अगर अब नक्सल संगठन किसी को देख रहा है तो वो यही वेणुगोपाल राव है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जब नक्सल संगठन अपने सबसे मुश्किल दौर में है तो उसका सबसे बड़ा नेता जो है वो आज नक्सल संगठन को छोड़कर वापस मुख्यधारा में लौट गया। संजय भैया, तो संजय भैया, नक्सलियों ने इस तरीके से देखा है इस पूरे मामले को। संजय भैया, जो गद्दारी वाली आप बात करें कि सोनू को गद्दार बताया है नक्सल संगठन ने, तो मेरे दिमाग में वो लगातार सिलसिलेवार जो नक्सलियों का पत्राचार हुआ था वो भी आने लगा है। और इसमें जो सबसे अहम पत्र था वो था मार डिविजनल कमेटी का, जिसे सचिव सरिता ने लिखा था, और उसी में 15 तारीख की डेडलाइन का जिक्र किया गया था। और आपने डिस्कस भी पहले किया था, आपने कहा था कि 15 तारीख को बहुत बड़ा होने वाला इस देश में, और हो सकता है कि आधा नक्सलवाद पूरा खत्म हो जाए। तो आज 15 तारीख थी और इसी 15 तारीख को आज ये समर्पण हुआ है। तो ये पत्राचार के बारे में समझाइएगा। और ये जो गद्दारी वाली बात नक्सल संगठन ने कही थी, नक्सल संगठन ये भी कहा था कि सोनू आप अपने हथियार हमें सौंप दीजिए, नहीं तो हम आपके पीछे अपने सबसे खुखार लड़ाके PLGA बटालियन नंबर 1 भेजेंगे और वो आपकी जान लेकर आपसे हथियार छीन लेंगे। तो ऐसे में आज हथियारों के साथ सोनू ने समर्पण किया है। तो वो हथियार जो कभी फोर्स से ही लूटे गए थे आज फिर से सरकार के पास वापस आ गए। तो इन पत्रों का क्या मतलब है, और जो इतनी बड़ी संख्या में हथियार आए हैं, इन हथियारों से नक्सल संगठन किस तरीके से हथियार विहीन हो जाएगा और कितनी बड़ी फायदा होगा सरकार को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में। संजय भैया, देखिए, क्योंकि सूर्यांश आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पूरा जो मामला शुरू हुआ ये उस लेटर से शुरू हुआ जो हमने विस्तार में सबसे पहले दिखाया था 16 सितंबर को, जो लिखा था इसी सोनू दादा ने। और उसने कहा था पहली बार कि 50 सालों से जो खून खराबा चला आ रहा है उसे रोकने का अब समय आ गया है, और अब हम अपने हथियार डालना चाहते हैं, मुख्यधारा में लौटकर सरकार के साथ मिलकर जो समाज में बुराई व्याप्त है उसके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद तुरंत ही तेलंगाना स्टेट कमेटी ने एक लेटर जारी किया और कहा कि ये सोनू के निजी विचार हैं, और उसने नक्सल आंदोलन जो चला रहा है उसे तोड़ने की, भटकाने की कोशिश की है, उसे गद्दार घोषित किया गया। क्योंकि सोनू लगातार अपनी टीम के साथ गढ़चिरौली और अबूझमाड़ के इलाके में सक्रिय था। ऐसे में माना जाता है उसके साथ 50 से 60 नक्सली थे। वो नक्सली जिन्होंने आज समर्पण कर दिया, उनके पास कई बड़े हथियार थे। उन्हीं हथियारों के साथ, क्योंकि आज सोनू ने समर्पण किया है, तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में हथियार हैं।
लगभग 8 AK-47 है, इसके अलावा इंसास है, SLR है, बड़ी ऑटोमेटिक राइफल्स हैं, BJ लॉन्चर्स हैं, 12 बोर बंदूक है, भरमार है, अलग अलग तरह की बंदूकें हैं। लगभग 54 हथियार जो हैं वो नक्सली अपने साथ लेकर लौटे हैं। ये हथियार नक्सल संगठन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। यही वजह है कि तेलंगाना स्टेट कमेटी के प्रवक्ता जगन ने यहाँ तक लिख दिया था कि यदि आप ये हथियार लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो हम अपने हथियार वापस लेने के लिए आपके पीछे PLJ के लड़ाकों को छोड़ेंगे। यानी कि जो खुद नक्सल संगठन जिसे एक समय में वेणुगोपाल राव ने खड़ा किया था, उसके लड़ाके वेणुगोपाल राव के पास जाकर उसकी हत्या कर इन हथियारों को वापस लेके आते। ये हथियार इतने महत्वपूर्ण थे और इन्हीं हथियारों को आज पुलिस के सामने वेणुगोपाल राव और उसकी टीम ने सौंप दिया है। आपने दूसरे लेटर की बात की, जो मार डिवीज़न ने इसका समर्थन दिया था, उसने ये कहा था कि हम भी चाहते हैं कि वेणुगोपाल राव ने जो शांति वार्ता का प्रस्ताव दिया है ये आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने बड़ी मासूमियत से एक बात को लिखा था अपनी अंतिम लाइन में कि 15 तारीख तक हम किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम नहीं देंगे। उसके बदले हम चाहते हैं कि पुलिस ऑपरेशन रोक दे और हम 15 तारीख तक इस बात का डिसीजन लेंगे। तो ऐसा माना जा रहा था कि 15 तारीख को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है और देखिए हुआ भी। यहाँ समर्पण हुआ, एक और समर्पण हुआ सुकमा जिले में, जहां साउथ बस्तर डिवीजन के 27 नक्सलियों ने, जिसमें 50 लाख का इनाम था, उन्होंने भी आज समर्पण कर दिया है पुलिस के सामने। तो ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है सूर्यांश, जब एक साथ हम देखते हैं गढ़चिरौली में सबसे बड़ा समर्पण होता है और उसी वक्त ठीक सुकमा में भी एक बड़ा समर्पण होता है। तो कहीं ना कहीं नक्सल संगठन जो है उससे अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। गढ़चिरौली में तो नक्सल संगठन अब लगभग पूरी तरह से। संजय भैया, यही सवाल मेरा अगला है। जो आप बात कर रहे हैं कि गढ़चिरौली में नक्सल संगठन खत्म हो गया है, अभी हमने देखा कि साल 2025 में कर्नाटक नक्सल मुक्त हो गया है। तो क्या इस समर्पण के बाद अब जो है कि गढ़चिरौली रेंज जो है पूरा महाराष्ट्र अब नक्सल मुक्त हो जाएगा? क्या महाराष्ट्र में अब नक्सली नहीं बचेंगे संजय भैया? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि महज कंपनी नंबर 10 ही बची है जिसमें 4-5 नक्सली हैं, लेकिन वो नेतृत्वहीन है। तो संजय भैया क्या कहेंगे इसको आपकी? क्या महाराष्ट्र अब नक्सल मुक्त होने वाला है? मतलब कुछ ही नक्सली जो हैं वो नक्सल संगठन में फिलहाल बचे हुए हैं। ये जो कुछ नक्सली बचे हुए हैं जिसका जिक्र आज महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस भी कर रहे थे, वो 10 नक्सली जो हैं वो प्लाटून नंबर 10 के हैं। प्लाटून नंबर 10 यानी कि नक्सलियों का वो विंग जो इस इलाके में नक्सलियों के बड़े कैडर्स को सुरक्षा प्रदान करता था। मेरे पास उस कंपनी नंबर 10 का मेरे पास एक लिस्ट है। उन्होंने भी बताया कि अब महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मात्र 8 से 10 नक्सली बचे हैं जो प्लाटून नंबर 10 के हैं। देखिए ये उनकी लिस्ट है, ये वो नक्सली हैं जिसकी आपको लिस्ट यहाँ नज़र आएगी। इनमें कुछ नक्सली मारे जा चुके हैं। देखिए नक्सली जो मारे गए हैं, कुछ नक्सली उन्होंने सरेंडर कर दिया है, कुछ नक्सली जो गिरफ्तार हो गए हैं। तो फिलहाल ये वो नक्सली हैं जो अब महाराष्ट्र में बचे हैं। और महाराष्ट्र के CM ने एक और दावा किया, देवेंद्र फडणवीस ने, कि ये नक्सली भी 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले या तो समर्पण कर देंगे या फिर मारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बात कह सकते हैं कि नक्सलियों का वो सबसे पुराना और मजबूत डिविजनल कमेटी वो आज पूरी तरह से खत्म हो गई है। सूर्यांश। संजय भैया, क्योंकि छत्तीसगढ़ से पहले ही, जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद आया उससे पहले ही गढ़चिरौली जो डिवीजन थी वो बन चुकी थी और वहां पे नक्सलवाद काबिज हो चुका था। तो आज जिस हिसाब से समर्पण देखने को मिला है, देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महज कंपनी नंबर 10 बची है, लेकिन उसमें भी 5-7 लोग हैं और वो नेतृत्व विहीन है। तो जल्द ही हमें ऐसा भी हो सकता है कि देखने को मिले कि कंपनी नंबर 10 के जो बचे हुए लोग हैं वो भी सरेंडर कर दे और जैसे कर्नाटक इसी साल नक्सल मुक्त हुआ है, महाराष्ट्र भी नक्सल मुक्त हो जाए। संजय भैया, एक सवाल और था मेरा जो आ रहा था जहन में। जो सोनू है, मेरे पास एक दस्तावेज था जिसमें कहा गया है कि सोनू वो ब्राह्मण समाज से आता है और दूसरा ये कहीं पे दावा किया गया है कि सोनू RSS से भी जुड़ा हुआ था। तो जो ये लड़ाई चल रही थी वो तो लड़ाई, क्योंकि अब जो पत्र जारी करते हैं नक्सली उसमें लिखते हैं ब्राह्मणवादी, फांसीवादी ये शब्द और हिंदूवादी शब्द का इस्तेमाल करते हैं नक्सली। मतलब उनका ये हमेशा तरीके से प्रोपोगंडा है, वो ब्राह्मणवादी, हिंदूवादी और फांसीवादी कहते हैं हमारी सरकार को या डेमोक्रेसी को, और इसीलिए उन्हें वॉर अगेंस्ट नेशन भी कहा जाता है कि नक्सलियों की लड़ाई वॉर अगेंस्ट नेशन हमारे देश के खिलाफ है। तो इसको कहां किस तरीके से देखा जा सकता है कि एक ब्राह्मण होकर इसने जो है कि लंबे समय तक नक्सलवाद की कमान संभाली, और दूसरा RSS से जुड़े हुए होने की जो बात सामने आ रही है उसकी कितनी पुष्टि है संजय भैया? देखिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ऐसा नक्सली वेणुगोपाल राव जो लगभग 45 से 50 सालों से नक्सल संगठन से जुड़ा हुआ था, इसका भाई भी देश का सबसे बड़ा नक्सली हुआ, इसकी भाभी भी देश की सबसे बड़ी नक्सली हुई, इसकी पत्नी भी देश की सबसे बड़ी नक्सली हुई, यानी ये पूरी परिवार जो है इसने अपने हाथों से नक्सल संगठन को खड़े किया है।
ऐसे में इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा गया है। जो लोग ना जानते हो उन्हें बता दूं कि वेणुगोपाल राव ने कई किताबें भी लिखी है जो फिलहाल पब्लिक डोमेन में मौजूद है। इसके अलावा क्योंकि ये नक्सलियों का प्रवक्ता था तो बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेचर जो है ये नक्सल संगठन जुड़े जारी करता था, और अबूझमाड़ में ही इसने अपनी एक प्रेस विंग बनाई थी जहां बैठकर ये इस तरह के लिटरेचर्स जो है वो जारी करता था। ये क्योंकि करीमनगर ज़िले का ही रहने वाला है, जो टूट कर पेदापल्ली हो चुका है। ये एक ब्राह्मण परिवार से आता है। इसका पूरा जो नाम है उस नाम पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पूरी कहानी समझ आ जाएगी। इसका नाम है मल्लोजुल्ला वेणुगोपाल राव। तो ऐसी कहानी है कि इसके दादा का नाम रखा गया था मल्लोजुल्ला, जो कि उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने बुनकरों की लड़ाई लड़ी थी। तो मल्लो मतलब लड़ने वाला और जुल्ला मतलब बुनकर, तो बुनकरों की लड़ाई लड़ने वाले की वजह से इनका नाम रखा गया मल्लोजुल्ला, और इसके बाद वेणुगोपाल राव जो कि इसका नाम है। तो ये जो तेलुगु ब्राह्मण जो होते हैं ये तेलुगु ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण फैमिली से आता था। लेकिन इसके पिताजी की अगर बात की जाए तो वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनकी माताजी का निधन 102 साल की उम्र में अभी 3-4 साल पहले ही हुआ है। ऐसे में ये जो पूरा परिवार है ये टिपिकल ब्राह्मण फैमिली है। नक्सलियों के बारे में आपने जो कहा कि अपने पर्चों में अक्सर ये लिखते हैं कि हिंदूवादी, फांसीवादी, ब्राह्मणवादी सरकार, ये इस बारे में जिक्र करते हैं। लेकिन एक ब्राह्मण जो है इनके सर्वोच्च पद तक पहुंचता है, सिर्फ ये नहीं बल्कि इसका पूरा परिवार, इसका भाई भी, इसकी भाभी भी, इसकी पत्नी भी। ऐसे में लेकिन आज जब इसने समर्पण किया तो मैं ये भी देख पा रहा था कि कई लोग इस बारे में जिक्र कर रहे थे कि तो ब्राह्मण था, इसे तो जाना ही था, ये कभी नक्सलियों के आंदोलन का हिस्सा नहीं था। अब सोचिए, एक व्यक्ति से हमने 50 साल दे दिए, अपना पूरा जीवन दे दिया। इसकी डिग्री के बारे में बात करनी चाहिए कि सोचिए इसने उस वक्त बीकॉम और आईटीआई किया था। वो दौर जब बीकॉम करने वाले लोग की संख्या कितनी होगी, आसानी से आपको नौकरी मिल सकती थी, लेकिन इसने नौकरी छोड़कर इसने जंगल का रास्ता चुना। आज वही नक्सल संगठन इसे गद्दार घोषित करता है, कहता है कि ये तो ब्राह्मण था, इसे तो नक्सल संगठन छोड़ के जाना ही था। ऐसे में जो भी नक्सल विचारधारा की इतर बात करेगा उसे नक्सली संशोधनवादी कहते हैं, उसे नक्सली गद्दार कहते हैं। तो ये वेणुगोपाल की कहानी है। मुझे लगता है सूर्यांश इस बारे में हमें एक अलग से वीडियो करना चाहिए, क्योंकि इसके परिवार का एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, हमें उस बारे में बात करनी चाहिए एक अलग से वीडियो में, क्योंकि बहुत ही विस्तृत ये जो है बातचीत होगी। बिल्कुल इसके साथ लेकिन जो नक्सलियों ने समर्पण किया है सूर्यांश, हमें उन बारे में बात करना चाहिए। वो नक्सली भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो पोलित ब्यूरो मेंबर था ही, इसके अलावा हम देखते हैं कि DKSZC के 2 मेंबर से समर्पण किया है, जिसमें मुख्य है इर्री मोहन रेड्डी, जिसे विवेक और भास्कर नाम से भी जाना जाता है। ये इंचार्ज था जोन TD का। इसके अलावा इसकी पत्नी, जिसका नाम है सालाकुला सरोजा लता दीपा, ये सेक्रेटरी थी जोन TD की। दोनों पति पत्नी हैं, इन दोनों ने समर्पण किया है। इसके अलावा DVC के मेंबर 10, यानी DVC मतलब डिविजनल कमेटी मेंबर्स जो हैं वो 10 की संख्या में इन्होंने समर्पण किया है। इसके अलावा एरिया कमेटी मेंबर्स हैं। कुल मिलाकर 1 CCM, 2 DKSZC, 10 DVC मेंबर, 1 डिप्टी कमांडर, 6 एरिया कमेटी मेंबर, 16 पार्टी प्लाटून कमेटी मेंबर और 25 पार्टी मेंबर्स, प्लाटून मेंबर्स। इन्होंने कुल 61 नक्सलियों ने समर्पण किया है। बड़े हथियार लेकर ये लौटे हैं, ऐसे हथियार जो नक्सल संगठन के लिए बहुत ज़रूरी थे, लेकिन अब वो वापस फोर्स के पास आ चुके हैं। कुछ और जब तस्वीरें आएगी तो उसमें इन हथियारों के बारे में भी डिटेल्स आएगी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि BGL सुरखा को लेकर भी एक नक्सली ने सरेंडर किया है। BGL सुरखा जो नक्सलियों ने बैठकर अपने जंगलों में बनाया था, और ये नक्सलियों का RPG रॉकेट लॉन्चर जैसा बड़ा हथियार था। इसे हमने बहुत पहले बीजापुर में एक एनकाउंटर के दौरान जब ये मिला था तो हमने इसे दिखाया था। वैसा हथियार लेकर भी कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया। इसके अलावा इंसास AK-47 और SLR जैसी बड़ी बंदूकें तो है ही। सूर्यान जी संजय भैया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि नक्सली किसी के नहीं है, क्योंकि जिस सोनू ने अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा परिवार नक्सल संगठन को दे दिया, आज वही नक्सल संगठन सोनू को गद्दार कह रहा है। तो कुल मिलाकर नक्सली सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा चाहते हैं और अपना प्रोपेगेंडा चाहते हैं, और जो उन्होंने सव्यसाची पांडा के साथ किया, दशरथ मांझी के साथ किया, आज वही वो करने वाले थे सोनू के साथ। लेकिन समय रहते सोनू ने सरेंडर कर दिया और अपनी जान बचा ली। बहुत अच्छी चर्चा हुई संजय भैया, और सोनू का पूरा किस तरीके से कैरेक्टर रहा है और ये जो सरेंडर के पीछे की पूरी कहानी है, इस पे भी अगला वीडियो हम जल्द ही करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इस जोड़ी चर्चा के लिए संजय भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद।